दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहे हैं या फिर कॉलेज लाइफ का मजा लिया है, तो आपने जरूर 3 इडियट्स देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये फिल्म असल में चेतन भगत की किताब 5 पॉइंट समवन से प्रेरित है? आज हम करेंगे किताब और फिल्म का पूरा तुलनात्मक विश्लेषण। कौन सा हिस्सा लिया गया, कौन सा बदल दिया गया और किस वजह से फिल्म किताब से अलग नजर आती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही और रोचक तुलना और कहानियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। अच्छा, तो सबसे पहले कहानी पर आते हैं, मतलब प्लॉट। दोनों में क्या चीजें एकदम एक जैसी हैं? सोर्स क्या कहता है? देखिए, समानताएं तो साफ है। दोनों की कहानी का जो केंद्र है वो 3 दोस्त है। हाँ। और वो एक बड़े प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और वहाँ के प्रेशर से जूझ रहे हैं। हाँ, वो आईआईटी जैसा माहौल। बिल्कुल। उनकी दोस्ती, उनका पढ़ाई का स्ट्रगल और ये जो रट्टा मारने वाला सिस्टम है हमारे यहाँ। हाँ, उसके खिलाफ उनका गुस्सा या विद्रोह। हाँ, ये चीजें तो दोनों में ही हैं, बिल्कुल कोर में है। और कुछ खास घटनाएं भी कॉमन है शायद। जी हाँ, कुछ मेजर प्लॉट पॉइंट्स एकदम मिलते हैं, जैसे दोस्तों का मिलकर किसी की मदद के लिए एग्जाम पेपर चुराने की कोशिश करना। हाँ, वो तो याद है। या फिर एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से एक किरदार का छत से कूद जाना। ये बहुत ही मार्मिक मोड़ हैं जो दोनों में है। और वो भी तो है शायद कि एक दोस्त थोड़े समय के लिए ग्रेड के चक्कर में ग्रुप से अलग हो जाता है। हाँ बिल्कुल, वो ग्रेड्स के लिए थोड़ा सेल्फिश हो जाता है, लेकिन बाद में जब उसके दोस्त किसी मुश्किल में, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है परिवार में, उसकी मदद करते हैं, तब वो वापस आ जाता है। हाँ, तब उसे एहसास होता है और वो वापस ग्रुप में आ जाता है। तो ये पैटर्न भी दोनों में है। हाँ, ये समानताएं तो साफ नजर आ रही हैं, लेकिन फिर कहानी कहने के तरीके में क्या बड़े फर्क हैं? फिल्म ने क्या अलग किया? यहीं पर मतलब रूपांतरण का असली कमाल या कहें कि बदलाव दिखता है। किताब जो है वो ज्यादातर कैंपस के अंदर की दुनिया दिखाती है। अच्छा। हॉस्टल की रोजमर्रा की जिंदगी है, रैगिंग के किस्से हैं, दोस्तों की आपसी बकवास, शराब पीना, छोटे मोटे विद्रोह, जैसे वो रैगिंग से बचने के लिए बोतल तोड़ने वाला सीन। हाँ हाँ, इन सब पर ज्यादा फोकस है। और किताब का जो टोन है वो थोड़ा ज्यादा गंभीर है, यथार्थ के करीब है, खासकर जब फेलियर और उसके नतीजों की बात आती है। मतलब ज्यादा रॉ है। हाँ, कह सकते हैं ज्यादा रॉ, ज्यादा रियल। वहीं दूसरी तरफ फिल्म कहानी को कैंपस से बाहर ले जाती है, उसे बड़े पर्दे के हिसाब से ज्यादा रोमांचक बनाया गया है। जैसे वो बिन बुलाए शादी में घुस जाना। हाँ, वो तो काफी फनी था। और इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके डिलीवरी करवाना, या फिर वो क्लाइमैक्स में एयरपोर्ट पर पीछा करने वाला सीन। ये सब चीजें किताब में नहीं थी, ये बिल्कुल सिनेमा के लिए जोड़ी गई। अच्छा, और वो जो कूदने वाली घटना थी उसमें भी फर्क बता रहे थे आप? हाँ, वो बहुत बड़ा फर्क है और उससे किरदारों की मोटिवेशंस बदल जाती हैं। देखिए, किताब में आलोक पेपर चोरी में पकड़ा जाता है और उसके बाद वो हताशा में कूदता है। फिल्म में राजू को कॉलेज से निकालने की धमकी मिलती है वायरस से, इसलिए वो डर और दबाव में कूदता है। अच्छा, वजह अलग है? वजह बिल्कुल अलग है। और पेपर चोरी तो उसके घायल होने के बाद होती है, जब रेंचो और फरहान उसकी मदद करने के लिए वो कदम उठाते हैं। तो पूरी घटना का क्रम और मतलब ही बदल गया। यानी फिल्म ने ड्रामा को ज्यादा तरजीह दी, घटनाओं को आगे पीछे करके। बिल्कुल। और फिल्म की शुरुआत भी देखी कितनी नाटकीय है। एक हाई स्टेक एयरपोर्ट सीन, फिर फ्लैशबैक, जबकि किताब का प्राकथन बहुत शांत, इंट्रोस्पेक्टिव है, पूरी तरह कैंपस पर फोकस करता है। और किताब में कुछ तीखे एलिमेंट्स भी हैं, जैसे यौन संबंधों का हल्का जिक्र या वो अंडरवेयर चुराने वाली शरारत। वो सब फिल्म में या तो है ही नहीं या बहुत ही माइल्ड कर दिया गया है, शायद फैमिली ऑडियंस को ध्यान में रखकर। तो ये दिखाता है कि मीडियम बदलने से कहानी कैसे बदलती है। अब किरदारों पर आते हैं। यहाँ भी स्ट्रक्चर तो सेम लगता है ना? 3 मुख्य दोस्त। हाँ, ढांचा वही है। किताब का नैरेटर हरी, फिल्म में फरहान बन जाता है जी। वो विद्रोही इनोवेटिव रयान फिल्म का सुपरस्टार रैंचो बन जाता है। हाँ। और वो थोड़ा दबा हुआ पारिवारिक बोझ वाला आलोक फिल्म में राजू बन जाता है। बिल्कुल। और उनकी जो बैक स्टोरीज हैं वो भी काफी मिलती जुलती हैं, जैसे आलोक या राजू का गरीब परिवार, बीमार पिता, बहन की शादी का टेंशन, दहेज की प्रॉब्लम। हाँ, वो सब डिटेल्स कॉमन है। हाँ, सहायक किरदारों में भी समानता है। एक बहुत सख्त प्रोफेसर है किताब में चीरियन, फिल्म में वायरस, जिनका निकनेम ही वायरस पड़ गया। हाँ,
और उनकी एक बेटी है नेहा पिया, जिसका झुकाव उस विद्रोही लड़के की तरफ है। और वो रट्टा मारने वाला कॉम्पिटिटर भी है। हाँ, वेंकट किताब में और फिल्म में चतुर साइलेंसर, जिसे सिर्फ रैंक चाहिए, और एक छोटा सा हेल्पफुल साइड कैरेक्टर, जैसे फिल्म में मिलीमीटर था, वैसा कुछ किताब में भी है। लेकिन इन समानताओं के बाद भी किरदारों को पेश करने का तरीका, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क लगता है, खासकर मेन तिकड़ी में। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण अंतरों में से एक है। देखिए, किताब का नाम ही है 5 Point Someone। ये टाइटल ही बताता है कि ये उन स्टूडेंट्स की कहानी है जो टॉपर्स नहीं है, जो बस पास होने के लिए या एवरेज ग्रेड लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एवरेज या बिलो एवरेज। बिल्कुल। किताब में तीनों दोस्त जो हैं, हरी, रेयान, आलोक, वो सब अपनी अपनी कमजोरियों से जूझ रहे हैं। वो गलतियां करते हैं, वो फेल होते हैं। उनमें से कोई भी परफेक्ट हीरो या जीनियस नहीं है। रेयान बेशक क्रिएटिव है, नए आइडियाज लाता है, लेकिन वो भी अचूक नहीं है। वो सिस्टम से लड़ता है, पर कई बार हारता भी है। लेकिन फिल्म का रैंचो तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। फिल्म ने रेयान के किरदार को लेकर उसे रैंचो में तब्दील कर दिया, और रैंचो को एक किस्म का सुपर जीनियस बना दिया। वो सिस्टम की खामियां भी गिनाता है, मजे से जिंदगी भी जीता है, दोस्तों का हीरो भी है, एग्जाम में टॉप भी करता और आविष्कार भी करता है। हाँ, वो तो सब कुछ कर लेता है आसानी से। हाँ, वो लगभग परफेक्ट है, एक आइडियल हीरो। ये बदलाव शायद फिल्म को ज्यादा अपील देने के लिए किया गया, ताकि दर्शक रैंचो से एकदम कनेक्ट कर जाएं, उसे अपना आदर्श मान लें। लेकिन इससे हुआ ये कि किताब का जो एक कच्चापन था, जो यथार्थवाद था, वो चला गया। तो ये कह सकते हैं कि फिल्म ने एक किरदार को बहुत ज्यादा आइडियलाइज कर दिया, शायद मास अपील के लिए, भले ही वो किताब के मूल भाव से थोड़ा हट गया हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन लगता है फिल्म मेकर्स का। और सोर्स ये भी इशारा करता है कि किताब में एक मुस्लिम किरदार भी था, जिसे शायद फिल्म में हटा दिया गया, ताकि कहानी और ज्यादा यूनिवर्सल, या कहें कि किसी एक समुदाय से न जुड़े। अच्छा। और अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि फीमेल किरदारों का स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाता है। हाँ, नेहा और पिया के किरदारों में भी ये फर्क दिखता है। हाँ, किताब में नेहा का किरदार ज्यादा इंडिपेंडेंट और मुखर लगता है। फिल्म में पिया का रोल ज्यादातर रैंचू के लव इंटरेस्ट तक ही सीमित रह जाता है। प्रोफेसर के किरदार में भी फर्क है। किताब में प्रोफेसर चेरियन के अंदर का जो दुख और पछतावा है, वो ज्यादा गहराई से दिखाया गया है। जबकि फिल्म में वायरस का किरदार ज्यादातर एक कैरिकेचर की तरह है। उसकी वो तुतलाहट वगैरह से कॉमेडी पैदा करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं थीम्स पर, मतलब मूल विषय क्या है? दोनों ही रचनाएं किन बड़े मुद्दों को उठाती हैं? यहाँ काफी समानता है। सोर्स के मुताबिक दोनों ही इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर तीखा सवाल उठाती हैं। हाँ, वो तो मेन पॉइंट है। रट्टाफिकेशन पर जोर, क्रिएटिविटी की कमी, ये जो ग्रेड्स और रैंक का प्रेशर है बच्चों पर। किताब जीपीए की बात करती है, फिल्म रैंक की, पर मुद्दा वही है। पेरेंटल प्रेशर भी एक बड़ा थीम है। बिल्कुल, माता पिता की उम्मीदों का बोझ और इसके भयानक नतीजे, जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन और यहाँ साइड के विचार, ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं जिन्हें दोनों ने छुआ है। और दोस्ती। हाँ, दोस्ती, अपने पैशन को फॉलो करना बजाय सिर्फ सक्सेस के पीछे भागने के, और समाज में जो आर्थिक असमानता है, ये थीम्स भी दोनों में बहुत सेंट्रल है। और वो फेमस लाइन, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। हाँ, इसका जो एसेंस है वो दोनों में है। लेकिन इन थीम्स को पेश करने के तरीके में क्या फर्क है? क्या फिल्म का ट्रीटमेंट अलग है? अंदाज में बहुत फर्क है। किताब, जैसा मैंने कहा, ज्यादा डायरेक्ट है, बेबाक है और कई बार थोड़ी डार्क भी। उसमें डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, गालियों का इस्तेमाल, अडल्ट ह्यूमर और कॉलेज लाइफ की वो साइड दिखाई गई है जो अक्सर छिपाई जाती है। उसका नजरिया ज्यादा अनफिल्टर्ड है। कड़वी सच्चाई जैसी। हाँ, कुछ हद तक। वहीं फिल्म इन्हीं गंभीर मुद्दों को लेती है, लेकिन उन्हें एक हल्के फुल्के, ज्यादा मनोरंजक और अंत में प्रेरणादायक तरीके से पेश करती है। उसमें कॉमेडी और गाने बहुत हैं। बिल्कुल, कॉमेडी है, इमोशनल सीन्स हैं, गाने हैं, जैसे वो एग्जाम प्रेशर वाला गाना गिव मी सम सनशाइन, और मेलोड्रामा भी है। फिल्म भी सिस्टम की आलोचना करती है, लेकिन उसकी कड़वाहट को कम करके उसे एक फील गुड पैकेज में लपेट कर पेश करती है। और फिल्म कुछ नए थीम्स भी लाती है शायद। हाँ, जैसे स्टूडेंट्स के बीच की वो जो राइवलरी है चतुर और रैंचो की, वो फिल्म में ज्यादा हाईलाइटेड है। और ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना, जैसे रैंचो के आविष्कार दूसरों की मदद करते हैं, ये पहलू फिल्म में ज्यादा उभारा गया है।
किताब का फोकस ज्यादा इंडिविजुअल सर्वाइवल और छोटे-मोटे विद्रोहों पर था। तो ये काफी दिलचस्प है कि एक ही प्रॉब्लम को दो अलग लेंस से दिखाया गया है। एक तरफ रॉ रियलिटी, दूसरी तरफ उम्मीद और एंटरटेनमेंट का मिक्सचर। हाँ, और ये सवाल भी खड़ा होता है कि क्या किसी सीरियस मैसेज को मास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए उसे थोड़ा डाइल्यूट करना या एंटरटेनिंग बनाना जरूरी हो जाता है? क्या उसमें रियलिज्म की थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है? ये एडेप्टेशन की एक क्लासिक डिलेमा है। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, एंडिंग। दोनों कहानियों का अंत कैसे होता है? क्या उनमें कोई समानता है? देखिए, कुछ लेवल पर समानता है। दोनों का जो सार है अंत में वो यही है कि अपने पैशन को फॉलो करना जरूरी है। हाँ, दिल की सुनो, बिल्कुल। और किरदारों का अपने सीनियर्स या अथॉरिटी फिगर्स जैसे प्रोफेसर या पेरेंट्स के साथ एक तरह का सुलह या अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और दोनों ही कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की कमियों पर एक फाइनल कमेंट करते हुए दोस्तों के भविष्य की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जो फाइनल फीलिंग है और जो होता है किरदारों के साथ, उसमें क्या फर्क है? यहाँ फर्क बहुत बड़ा है, शायद सबसे बड़ा। किताब 5 Point Someone का जो अंत है वो ज्यादा सटल है, ज्यादा यथार्थवादी है और थोड़ा मिला जुला सा है। मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है सबके लिए। अच्छा। हाँ, वो किरदारों के पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करता है, लेकिन ये भी दिखाता है कि जिंदगी में हर गलती सुधारी नहीं जा सकती, हर हार जीत में नहीं बदलती, कुछ फेलियर्स परमानेंट होते हैं, कुछ त्रासदियों का असर रहता है। सोर्स बताता है कि किताब का अंत थोड़ा ओपन एंडेड या कहें कि संतुष्टिदायक नहीं है उस तरह से। मतलब रियल लाइफ जैसा। हाँ, ज्यादा रियल लाइफ जैसा। इसके बिल्कुल विपरीत 3 इडियट्स का अंत एकदम नाटकीय है, विजयी है और पूरी तरह से सकारात्मक है। हाँ, वो तो फुल हैप्पी एंडिंग है। बिल्कुल। उसमें बड़े बड़े खुलासे होते हैं, रैंचो की असली पहचान, उसका छुपा हुआ अचीवमेंट, बिछड़े दोस्त मिलते हैं, प्यार का इजहार होता है, चतुर को नीचा दिखाया जाता है। और रैंचो एक महान साइंटिस्ट बन चुका होता है। हाँ, वो एक महान वैज्ञानिक, एक इन्वेंटर, एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है। वो एक परफेक्ट टाइड अप हैप्पी एंडिंग है जो ऑडियंस को पूरी तरह से संतुष्ट करके भेजती है। ये शायद कमर्शियल सिनेमा की जरूरत थी, लेकिन ये किताब के अंत के उस थोड़े अधूरे यथार्थवादी एहसास से बहुत बहुत अलग है। रिलीज होने के बाद ये एक कंट्रोवर्सी बनी थी। चेतन भगत का ये कहना था कि फिल्म की कहानी का एक बड़ा हिस्सा, करीब 70% उनकी किताब पर आधारित है, लेकिन उन्हें शुरुआत में प्रॉपर क्रेडिट नहीं दिया गया, खासकर ओपनिंग क्रेडिट्स में। अच्छा। फिल्म मेकर्स का अपना तर्क था कि उन्होंने राइट्स खरीदे थे और कहानी में अपने हिसाब से काफी बदलाव किए थे, इसलिए वो ओरिजिनल है। तो ये बहस दिखाती है कि अडेप्टेशन में क्रेडिट और कमर्शियल पहलू कितने कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है, मतलब हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात हो सकती है कि कैसे कमर्शियल प्रेशर और एक कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की चाहत उसके मूल रूप को, उसके एसेंस को बदल सकती है। हाँ। या फिर ये कि कैसे दो अलग मीडियम, किताब और फिल्म, अपनी नेचर की वजह से ही एक ही कहानी के इम्पैक्ट और मैसेज को कितना अलग बना देते हैं, भले ही वो एक जैसे ही मुद्दों से डील कर रहे हों। ये वाकई सोचने वाली बात है। और भी बहुत सी फिल्में और किताबें होंगी ऐसी। उम्मीद है ये जो तुलना हमने की, ये सुनने वालों को इंटरेस्टिंग लगी होगी और उन्हें शायद दोनों ही रचनाओं को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। बिल्कुल। इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका शुक्रिया। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और विषय पर ऐसी ही गहरी बातचीत के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नई कहानी और तुलना के साथ।